वेलकम बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे opportunistic mycosis, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है माइकोलॉजी का। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई लेक्चर्स अपलोड करने में, बट इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप लोगों को टाइम पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। opportunistic mycosis, अब हमने माइकोलॉजी की जब क्लासिफिकेशन करी थी, कुटेनियस माइकोसिस, सबकुटेनियस माइकोसिस, सिस्टमिक माइकोसिस एंड opportunistic माइकोसिस। तो उसमें फिर मैंने opportunistic माइकोसिस आपको बताई थी कि 4 होती हैं आपके पास, कैंडिडा, सॉरी 5, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलस, म्यूकर एंड राइजोपस, ठीक है, ये 5 होती हैं। opportunistic माइकोसिस कहाँ पर इन्फेक्शंस करवा रही होती हैं, तो ये मैं माइकोलॉजी की जो बेसिक माइकोलॉजी थी वहाँ पे मैं आपको बता चुकी थी। बेसिकली ये आपके पास कहाँ के इन्फेक्शंस करवा रही होंगी, डिपेंड करता है, लाइक ये सिस्टमिक जो वो थी, सॉरी, माइकोसिस, उसकी तरह ये आपके पास करवा रही होती हैं, सही है। अब ये आ जाते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन पर और इसकी चीज़ों पर। जो ये वाला जो चार्ट है ना, इसको मैं ज़रा बताती हूँ कि इसमें हमने करना क्या क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जूम करती हूँ, आपको आई होप कि वीडियो क्लियर होगी, बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि फॉर्म एंड टिश्यू सीन बाय माइक्रोस्कोपी, मतलब ये माइक्रोस्कोप में नज़र कैसा आता है। तो कैंडिडा जो होता है ना, वो 2 फॉर्म में नज़र आता है। जो इसकी ईस्ट फॉर्म होती है वो सीडो हाइफी बनाती है 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, अपने पास लिख लिएगा। और जर्म ट्यूब्स भी बनती है इसके अंदर, लेकिन जर्म ट्यूब कब बनती है, किस टेम्परेचर पर, 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। जो क्रिप्टोकोकस होता है वो माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आता है ईस्ट विथ लार्ज कैप्सूल, मतलब बड़े बड़े से ऐसे कैप्सूल बने हुए होंगे। एस्परजिलस जो होता है ना, ये मोल्ड फॉर्म में होती है। देखो, कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस दोनों सी वाली ईस्ट फॉर्म में, और ये दोनों जो है आपके पास मोल्ड फॉर्म में होती हैं, सही है। एस्परजिलस मोल्ड में होती है, लेकिन कैसा हाइफी बनाती है, सेप्टेट हाइफी, जो कि वी शेप होता है। जबकि म्यूकर एंड राइजोपस नॉन सेप्टेट हाइफी बनाते हैं एट अ राइट एंगल, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं अलग से कॉपी में इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, बुक भी खोलेंगे साथ साथ तो आप लोगों को ईजी रहेगा। अब आज जाते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स के ऊपर। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपके पास, कैंडिडा जो होता है ना, वो थ्रश करवाते, आप थ्रश कहीं का भी हो सकता है, वो माउथ का भी हो सकता है, जैसे ओरल थ्रश हो गया, वजाइना में हो गया, जिसको हम वो कहते हैं रेशिनेप्स कहते हैं, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस करवाता है ये इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स के अंदर। जो क्रिप्टोकोकस होता है वो मेनिंजाइटिस करवाएगा। एस्परजिलस जो होता है ये एस्परजिलस हमारे पास क्या करवाता है, ये एक लंग के अंदर फंगस बॉल बना देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पायरेशन में मसला होगा, मतलब एस्थमा टाइप की बीमारी करवा देगा। वूंड एंड बर्न इन्फेक्शंस करवाता है ये, इंडवेलिंग कैथेटर इन्फेक्शंस और साइनसाइटिस करवाएगा। म्यूकर एंड राइजोपस आपके पास नेक्रोटिक लीजन्स करवाता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस करवाता है, रीनल एसिडोसिस और कैंसर करवाता है, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से आपने याद रखना है। आ जाता है नेक्स्ट इसका लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस, ये रहा, एक मिनट, ठीक है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस पर आए, तो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में हमारे पास जो कैंडिडा है वो आपको नज़र आ रहा है कि जर्म ट्यूब्स बनी हुई होंगी। जैसे आपने देखा कि जर्म ट्यूब्स बनी हुई है, आपको पता चल गया कैंडिडा है, सही है। अगर लिखा हुआ है इंडिया इंक स्टेन शोज ईस्ट विथ लार्ज कैप्सूल, ईस्ट लार्ज कैप्सूल के नज़र आ गए, इसका मतलब क्रिप्टोकोकस है। अगर जर्म स्पोर्स नज़र आ रहे हैं और कॉनिडिया किस में, रेडिएटिंग चेन्स की फॉर्म में, तो वो आपके पास एस्परजिलस है। और म्यूकर एंड राइजोपस कब कैसे, वो कैसे थे, ग्रीन स्पोर्स थे, ये हैं आपके पास ब्लैक स्पोर्स। और कॉनिडिया इनक्लोज्ड इन अ सैक कॉल्ड अ स्पोरेंजियम, और इसके जो कॉनिडिया है वो चेन की फॉर्म में नहीं है, बल्कि सेक्स में जो है आपके पास इनक्लोज हुए हैं, जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। तो अब मैं इसको ज़रा आसान से तफसील से समझाती हूँ अब रजिस्टर पे। हमने देख लिया opportunistic माइकोसिस की 4 क्लासेस, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलस, म्यूकर एंड राइजोपस, ठीक है। इसका देख लिया कैंडिडा कैसा फॉर्म में मौजूद है, इसके ईस्ट सीडो हाइफी और जर्म ट्यूब्स बनाती हैं। सीडो हाइफी बना रही थी हमारे पास 20 उस पर, और जो है जो जर्म ट्यूब्स हैं वो बन रही हैं 27 सेंटीग्रेड के ऊपर। जो क्रिप्टोकोकस है ईस्ट विथ लार्ज कैप्सूल, ईस्ट विथ लार्ज कैप्सूल। जो एस्परजिलस है मोल्ड विथ सेप्टेट हाइफी, सही है, सेप्टेट हाइफी के मोल्ड हैं इसमें। आपके पास म्यूकर एंड राइजोपस में क्या, नॉन सेप्टेट हाइफी, इसके भी मोल्ड्स ही हैं, लेकिन कैसे होंगे, नॉन सेप्टेट हाइफी होंगे, और बेसिकली आपके पास राइट एंगल पर होंगे, जबकि ये आपके पास वी शेप में होते हैं। ये तो सारी चीज़ें भी हमने उससे देख ली थी ना, बुक वाले चार्ट से देख ली थी, सही है।
अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर हम क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया, अब प्रॉपर इनकी डिटेल्स पर आते हैं कि इसकी क्या-क्या डिज़ीज़ेज़ कॉज़ करवा रहे हैं, क्या चीज़ें करवा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैंडिडा, ठीक है? कैंडिडा की डिज़ीज़ आपने देख ली। मैंने आपको बताया था कि 4-5 हेडिंग्स में हम याद करते हैं। सबसे पहली हेडिंग होती है डिज़ीज़ कि क्या डिज़ीज़ कॉज़ करवा रहा है। तो कैंडिडा आपके पास थ्रश करवा रहा है। अब थ्रश आइदर वो माउथ का हो या फिर वजाइना का हो। सही है? ये आपके पास करवा रहा है। जिसको हम वजाइना का होगा तो उसको हम वजाइनाइटिस कहेंगे। सही है? अच्छा, डायपर रैश कहते हैं। डायपर रैश अभी मैं दिखाती हूँ, बच्चों के हो जाते हैं ना डायपर रैशेस, वो। अच्छा, म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस बेसिकली ये करवा रहा होता है। एंडोकार्डाइटिस करवा रहा होगा और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस भी। एंडोकार्डाइटिस एंड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस भी। तो ये तो हो गई इसकी डिजीजेस। अब आ जाते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, पहली चीज़ तो हमने देखी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये आपके पास कैसी होंगी, ओवल ईस्ट होंगी प्लस सिंगल बर्ड। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल बर्ड्स हैं, ठीक है, सिंगल बर्ड है। दूसरी चीज़, ये आपके पास नॉर्मल फ्लोरा भी कंसिडर किया जाता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी बैक्टीरियोलॉजी वाली, क्या नाम है, उसमें हमने पढ़ा था। तो ये आपके पास नॉर्मल फ्लोरा के अंदर भी होती है। अगर यहाँ पे मैं बता दूँ कि तो ये कहाँ पर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह में होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, जीआईटी में, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स वगैरह के अंदर ये नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है। सही है? नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी जगह पर है लेकिन वो कोई डिजीज़ कॉज़ नहीं कर रहा है, तो वो नॉर्मल फ्लोरा है। लेकिन वो अपनी जगह से उठकर कहीं और चला गया, तो फिर ये क्या कर रहा होता है, ये डिजीज़ कॉज़ कर रहा होता है। ये किस फॉर्म में होती है, ईस्ट फॉर्म में होती है, और ईस्ट में ज़ाहिर सी बात है किस फॉर्म में होगी, ये सीडो हाइफी बना रही होगी। सीडो हाइफी मीन्स ट्रू हाइफी नहीं होगा इसका। सही है? सीडो हाइफी होगा, लेकिन ये ट्रू हाइफी भी बना सकता है जब ये इन्वेट कर देता है टिश्यू में। मतलब ये अब अगर टिश्यू में चला गया तो अब ये टिश्यू में जाके क्या बना देगा, अभी ट्रू हाइफी बना देंगे। तो ये पहले ये सीडो हाइफी थी। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं हम, इसकी वही देख लेंगे कि ये 20 सेंटीग्रेड पर सीडो हाइफी बना रही है, सीडो हाइफी, और एच लिख रही हूँ सिर्फ, सही है, और 37 सेंटीग्रेड पर ये जर्म ट्यूब बना रही है। बाकी बडिंग ईस्ट वगैरह भी देख ली। ठीक है, अब इसको मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। देखिए, ये कैंडिडा कि आपके पास सीडो हाइफी है, ठीक है, ये इसकी बडिंग ईस्ट है। ये सीडो हाइफी क्लैमिडोस्पोर्स है, 20 सेंटीग्रेड पर बन रहे हैं, और ये इस तरीके की टाइप की आपकी जर्म ट्यूब्स बनती है 37। अगर आप बोलेंगे टेम्परेचर कहाँ लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हैं जर्म ट्यूब्स एट 37 सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख लो कैंडिडा एल्बिकेंस, ये आपको लॉन्ग एरो क्या शो कर रहा है, ये आपको ईस्ट शो कर रहा है, जबकि जो शॉर्ट एरो है वो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन बता रहा है किसी भी एपिथेलियल सेल की। ठीक है, ये रहा कैंडिडा एल्बिकेंस के सीडो हाइफी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, तो आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको ईजिली। देखिए, ये कैंडिडा कि आपके पास सीडो हाइफी है, ठीक है, ये इसकी बडिंग ईस्ट है। ये सीडो हाइफी क्लैमिडोस्पोर्स है, 20 सेंटीग्रेड पर बन रहे हैं, और ये इस तरीके की टाइप की आपकी जर्म ट्यूब्स बनती है 37। अगर आप बोलेंगे टेम्परेचर कहाँ लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हैं जर्म ट्यूब्स एट 37 सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख लो कैंडिडा एल्बिकेंस, ये आपको लॉन्ग एरो क्या शो कर रहा है, ये आपको ईस्ट शो कर रहा है, जबकि जो शॉर्ट एरो है वो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन बता रहा है किसी भी एपिथेलियल सेल की। ठीक है, ये रहा कैंडिडा एल्बिकेंस के सीडो हाइफी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, तो आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको ईजिली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन हमने देख लिया कि नॉर्मल फ्लोरा है। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा कहाँ कहाँ का है, तो ये आपके पास जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जेनिटल ट्रैक की, फीमेल जेनिटल ट्रैक की, और आपके पास कहाँ की, जीआईटी की। ठीक है, वहाँ पर है, तो ये वहाँ पर तो नॉर्मली है, लेकिन ट्रांसमिट किस तरीके से हो सकते हैं, तो जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर आपके पास कौन सा ये कैंडिडा क्या करवा देता है, ये आपके पास करवा देता है, फर्स्ट करो ओरल थ्रश नहीं, डायपर रैश जो है वो करवा रहा है। सही है, तो ये किस वजह से होगा कि जब आपके पास किसी भी मतलब उसका, फर्ज करो ये आपके पास ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है,
अब ये आपके पास फीमेल में ड्यूरिंग डिलीवरी ये आपके पास क्या हो रहा है, बेबी बर्थ हो रही है, ठीक है। तो वजाइनल जो भी नॉर्मल डिलीवरी में होती है वो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जिसको पैसेज मिला है ये यहाँ पे मौजूद था इसके वजाइना में, नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है ये यहाँ पे, तो ये इसकी वजह से ये बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो ये इसकी ट्रांसमिशन इसकी इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर स्किन में पेनिट्रेट कर रहा है तो स्किन में ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्किन को प्रीडिस्पोज कर दे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए जो कि पेनिट्रेट कर रहे होते हैं स्किन को, जैसे आपके पास निडल्स हो गई, कैथेटर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या फिर आपके पास यूरिनरी, अब आपको पता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो हम वो कर रहे होते हैं टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं यूरिन पेशेंट का, जब वो करोगे तो जो फॉली कैथेटर होता है उसके थ्रू भी आपके पास ये ट्रांसमिट हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस में पहली चीज़ तो हमने देख ली, क्या हो रहा है, डायपर रैश हो रहा है, ठीक है। डायपर रैश किस वजह से हो रहा है, बच्चे जो है वेट बहुत ज़्यादा डायपर अगर पहने रखें बहुत ज़्यादा तो उससे भी आपके पास ये डायपर रैश हो सकता है, वरना वो बाकी ट्रांसमिशन एक और मैंने आपको बताई थी, ठीक है। फिर आ जाओ आपके पास और क्या क्या हो सकता है, अच्छा हाँ, ये ओरल थ्रश कर रहा था। अच्छा, ओरल थ्रश जब भी आपके पास कर रहा होता है ना तो क्या होता है, वाइट पैचेस हो जाते हैं, ठीक है, वाइट पैचेस हो जाते हैं माउथ में। वो मैं इसकी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ल्यूकोप्लेकिया और ओरल थ्रश को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। स्यूडो मेम्ब्रेनस ओरल थ्रश होता है, ठीक है। डायपर रैश हो गया, ओरल थ्रश हो गया। फिर तीसरा क्या आता है, ये वजाइनाइटिस करवा रहा है। अच्छा, ये जब आपके पास करवा रहा है मतलब वजाइना के अंदर थ्रश करवा रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और डिस्चार्ज होगा, सही है। जिसके अंदर क्या होगा, हाँ, इचिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, क्यों होगा, पीएच की वजह से, सही है। मीन्स पीएच की वजह से क्यों होगा कि हाई पीएच, बहुत ज़्यादा अगर पीएच हो जाएगी, या फिर कोई डायबिटीज़ है, सही है, या फिर कोई यूज़ कर रहे हैं हम एंटीबायोटिक्स, इन तीन की वजह से आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास ये जो वो है कैंडिडियासिस करवा रहा है ये, सही है, ये जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर देता है, ये है ना, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, बेसिकली सप्रेस कर देती हैं जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ना, लैक्टोबैसिलस, जो वजाइना के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है लैक्टोबैसिलस, ये उसको क्या कर देती है, सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ की पीएच लो होगी। पीएच को क्या करके रखेंगे, अब लो करके रखेंगे, पीएच लो है तो ये क्या होगा, जो कैंडिडियासिस होगा ये आपके पास वहाँ जाके क्या करवा देगा, थ्रश कॉज करवा देगा, जिसको हम वजाइनाइटिस कहते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ी राइटिंग मेरी वो हो रही है साथ साथ। अच्छा, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ तस्वीर भी। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो जो इम्यूनो सप्रेस्ड या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं ना, तो ये वहाँ पे क्या करवा देता है, ये डिसेमिनेट कर देता है और सीएमसी कॉज करवा देता है। सीएमसी मतलब एक प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन होता है स्किन का, ओरल का, मतलब ओरल जो भी आपकी कैविटी है उसका, और जेनाइटल म्यूकोसा का, और नेल्स का भी, सही है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन ऑफ, सही है, प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन ऑफ स्किन, ओरल म्यूकोसा, जेनाइटल म्यूकोसा, सही है, एंड नेल्स, सही है। और किस वजह से होता है, क्योंकि जो उनकी टी सेल इम्यूनिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिसिट कर जाती है। आपको पता है जो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स होंगे उनकी क्या होगा, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, तो उनकी टी सेल इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनके स्किन पर या ओरल या आपके पास जेनेटिकल म्यूकोसा में या नेल्स वगैरह पे प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन रहता है, उसको हम CMC कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। अब यहाँ से बुक से आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। ये आपके पास ओरल थ्रश नज़र आ रहा होगा, वाइट ही पैचेस होते हैं, सही है। ये आपके पास बेबी में नज़र आ रहा है डायपर रैश है, डायपर बहुत ज़्यादा वेट प्रोलॉन्ग उसने यूज़ करा, चेंज नहीं करवाया। इसमें क्या होता है, आपके पास आपको नज़र आ रहा है एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है पेरिनियल रीजन के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास डायपर रैश है। तो अच्छा, अब ये क्वेश्चंस आते किस तरीके से, तो ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है, अगर पूछ लिया कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बता दें तो आपने फ़ौरन से देखा ये यार वाइटी पैचेस से मतलब ओरल थ्रश है, और जहाँ पर भी थ्रश याद आ जाए वहाँ पे कैंडिडिया आंखें बंद करके लगाना है आपने, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस पे, जो कि हम कर चुके हैं पहले भी। अच्छा जी बच्चों, आ जाते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस पे, ट्रीटमेंट पे। लैब डायग्नोसिस पहली चीज़ तो वही कि हम इसमें देख लेंगे कि अगर सीडो हाइफी नज़र आ गए हमें, सही है, या फिर हमें क्या नज़र आ गए, हमें जर्म ट्यूब्स नज़र आ गई, या फिर क्लाइमेडोस्पोर्स नज़र आ गए,
सही है। ये 3 चीज़ें नज़र आ गई तो ऐसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये आपके पास कैंडिडिया है। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा तो फिर हम पीसीआर टेस्ट करवा के देख लेंगे। बाकी ट्रीटमेंट पे आ जाओ तो ज़ाहिर-सी बात है, ये एक फंगल डिज़ीज़ कॉज़ करवा रहा है तो इसके लिए हम एंटी फंगल्स देंगे। अब एंटी फंगल्स क्यों दे रहे हैं? जिससे कि डायपर रैश है तो डायपर रैश है या कोई स्किन के ऊपर रैश हो रहा है तो हम क्या देंगे, कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह, मतलब कोई जेल ट्यूब वगैरह देंगे कि बंदा वहाँ पर लगा ले, ठीक है। जैसे कि आपके पास फ्लूकोनाजोल आ जाती है, टर्बिनाफीन आ जाती है, नेल में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो टर्बिनाफीन आ गई। या आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप फार्मा में ऑलरेडी कर लेंगे। तो बस ये आपके पास कैंडिडिया का हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्रिप्टोकोकस के ऊपर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर स्पीशी विच इज़ क्रिप्टोकोकस। ये भी opportunistic mycosis है, ठीक है। इसमें आपके पास जो डिजीज़ है वही हम जो है हेडिंग्स में करके याद करेंगे। सबसे पहली चीज़ डिजीज़, ठीक है। जो इसकी डिजीज़ है ये क्या कॉज कर रही है, तो ये आपके पास करवाती है कोकाइकस। या फिर ये आपके पास जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ही एचआईवी पॉजिटिव होंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स होंगे, ये उसमें करवा देते हैं मेनिंजाइटिस। वो पैथोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे ये कैसे करवा रही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पर आओ तो इसकी प्रॉपर्टी में पहली चीज़ तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवल बडिंग ईस्ट होती है, ठीक है, मतलब बड टाइप की बनी हुई होगी। ये आपके पास डायमॉर्फिक नहीं होती। डायमॉर्फिक नहीं है मतलब ये ईस्ट मोल्ड दोनों फॉर्म में नहीं है, सिर्फ ये ईस्ट फॉर्म में मौजूद होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो इसकी बड होती है वो होती है ना, वो नैरो बेस्ड बड होती है। अब आपको ज़हन में आएगा कि ये चीज़ आपने कहीं पढ़ी थी, बेस्ड बड। तो आपने आपने पढ़ा था ब्लास्टोमाइसिस में, वहाँ से अगर आप कंपेयर करें ब्लास्टोमाइसिस की बड कैसी थी, ब्रॉड बेस्ड बड थी, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। जो क्रिप्टोकोकस होती है उसकी बड कैसी होती है, नैरो बेस्ड बड होती है, ठीक है। आपके पास दूसरे इसकी और क्या हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं, तो ये आपके पास ईस्ट होती है विद इन अ कैप्सूल। ईस्ट विद इन अ कैप्सूल होती है, सही है। इसको मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ, मैंने बुक साइड में इसलिए रखी हुई है। यहाँ पे आपको आई होप नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये कैप्सूल बना हुआ है, इसके अंदर आपके पास इसकी ईस्ट बर्ड और देखो बिल्कुल क्या है, नीचे से छोटा सा नैरो बेस्ड बर्ड। अच्छा, ये क्रिप्टोकोकल जो इसके ट्रांसमिशन है, ये पहली चीज़ तो ये कि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, एनिमल टू ह्यूमन है। कैसे? जो आपके पास पिजन्स होते हैं, स्पेशली बर्ड्स में, वैसे पिजन्स जो होते हैं ये आपके पास क्या करते हैं, सॉइल में ये मौजूद होती है क्रिप्टोकोकस। ये वहाँ से जाएंगे, फीसिस जो भी इनका होगा उसको वहाँ पर ड्रॉप करेंगे, सही है। तो उसकी वजह से अगर वो आपके पास उसके जो स्पोर्स हैं क्रिप्टोकोकस के, वो अगर इनहेल कर लें तो इनहेलेशन की वजह से क्या हो जाएगी, ये स्पोर्स पड़े हुए थे, पिजन ने अपने फेसिस करा, ठीक है, वो स्पोर्स पड़े हुए सॉइल के ऊपर। अब ये किसी भी विंड वगैरह की वजह से, किसी भी वजह से ये ट्रांसमिट हो गए, कहाँ पर आ गए, लंग्स में, ह्यूमन के मतलब। तो अब ये आपके ये सारा काम ख़राब कर देगा, सही है। ये हो गई इसकी ट्रांसमिशन। अब आ जाते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर। अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस अगर हम देखें तो ये आपके पास ऐसे पता, जब लंग्स इनहेल करके मतलब ये लंग्स में जा रहा है तो ये आपके पास लंग्स में कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करवा रहा है। वैसे तो जितने भी इसके लंग इन्फेक्शन या लंग डिजीज़ होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होंगी, लेकिन ये आपके पास निमोनिया कॉज करवा सकता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये आपके पास जो एचआईवी के पेशेंट्स हैं, अगर उनमें हो गया तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है उन वो कितने ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट्स होते हैं। तो वो अगर ये आपके पास सीएनएस में चला गया तो सीएनएस में जाके ये वहाँ पे क्या करवा देगा, मेनिंजाइटिस करवा देगा, व्हिच इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो इसकी पैथोजेनेसिस ये हो गई। फिर आ जाओ इसका ट्रीटमेंट के ऊपर, सॉरी, लैब डायग्नोसिस पे। तो लैब डायग्नोसिस में पहली चीज़ तो हम ये देख लेंगे, ईस्ट विद इन अ कैप्सूल, सही है। यही जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वही देखते हैं। पहली चीज़ हम देख लेंगे, ईस्ट विद इन अ कैप्सूल, नैरो बेस्ड बर्ड नज़र आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिप्टोकोकस है। जो इंडिया इंक स्टेन होता है ना वो आपके पास बता रहा होता है ईस्ट विद इन अ कैप्सूल को, ठीक है। बाकी इसमें हम और क्या कर सकते हैं, वही पीसीआर टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ट्रीटमेंट पे आएँ तो ट्रीटमेंट में हम 2 कंबाइंड ड्रग्स हैं, इनका ट्रीटमेंट देते हैं। एम्फोटेरिसिन बी, या आपने फार्मा में भी पढ़े होंगे, एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूकोनाज़ोल, ये दोनों एंटी फंगल्स, ये हम मिलाकर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मेनिंजाइटिस के लिए काम आती है। बाकी लाइपोसोमल ड्रग्स मतलब एम्फोटेरिसिन बी वगैरह हम बाकी चीज़ों के लिए भी दे सकते हैं इसको। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं हम एस्परजिलस पे। मैंने थोड़ा सा पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि फिर मेरी राइटिंग में ज़्यादा वो हो जाती है तो आप लोगों को मसला ना हो।
एस्परजिलस जो हमारे पास डिजीज़ करवाता है तो वो उसको हम कहते हैं एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, या फंगस बॉल करवा देता है लंग्स के अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं एज अ मोल्ड, ईस्ट फॉर्म में नहीं होगी, मतलब डायमॉर्फिक नेचर में नहीं होगी। ये सेप्टेट हाइफे बनाती है जो कि कैसे होगी, वी शेप्ड होगी, जिसको हम डाइकोटोमस भी कहते हैं। इसकी वॉल्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, मतलब ये आपके पास कुछ इस टाइप की आपके पास ये होंगी, सही है। और सेप्टेट है, मतलब लाइंस वॉल्स ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। कॉनिडिया जो होंगे इसके, वो रेडिएटिंग चेन्स बनाते हैं, और जो इसके स्पोर्स होते हैं ना, वो आपके पास इनक्लोज्ड नहीं हुए होते, मतलब जैसे ये है आपके पास, तो इसके जो स्पोर्स होंगे वो इस तरीके की चेन फॉर्मेशन में होंगे। जबकि जो आपके पास म्यूकर और राइजोपस होते हैं ना, उसके जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर ही होते हैं। इसमें नजर आ रहा है स्पोरेंजियम के बाहर आपके पास ये चेन्स टाइप के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन, जिसकी जो चेन्स होती है ना कॉनिडिया की, ये डिकेइंग वेजिटेशंस वगैरह पर पाई जाती हैं, तो इसका इस तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है। पैथोजेनेसिस पर आ जाएँ तो ये आपके पास वही एस्परजिलस बॉल्स, मतलब फंगस बॉल बना देंगे लंग्स के अंदर। मतलब बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो प्लूरल कैविटी होती है ना लंग्स के बाहर, ही मैंने अजीब से लंग बना दिया, इसमें जो ये लंग कैविटी होती है ये वहाँ पर चले जाएगा, ये वहाँ जाके क्या करवा देगा, ये इसकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से लंग्स में क्या होंगी, ये ऐसे बॉल्स बन जाएंगी, जिसको हम एस्परजिलोमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन कॉज है फंगल सैनाइटिस की। ये आपके पास आ सकता है बीसीक्यू में भी, ठीक है। अच्छा, ये जो फंगस बॉल्स इसने बनाई है ना, ये आपके पास चेस्ट एक्सरे में आप इसको जब देखेंगे तो ये आपको रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वाइटिश नज़र आएंगे। इसके अलावा ये और क्या क्या करवाता है, तो ये स्किन में करवा सकता है, वूंड्स, बर्न्स, कॉर्निया में करवा देगा, एक्सटर्नल ईयर या पैरालिसिस, साइनसिस वगैरह भी करवा देगा। फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं, ये सही है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स होते हैं, बेसिकली आपके पास न्यूट्रोपीनिया की जो बीमारी के मरीज़ होंगे, ये अगर उनके अंदर हो गया तो ये वो क्या करते हैं, ये उनके पेशेंट्स में लंग्स में अगर ये चला गया तो ये हेमोप्टाइसिस करवा देगा, और अगर ब्रेन में चले गया तो ये एब्सिस कॉज कर सकता है। फिर अगर ये एस्परजिलस अगर आपके पास सीरियल्स में या नट्स वगैरह में इसकी ग्रोथ हो जाए, तो ये क्या करता है, ये आपके पास एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन। ये बड़ा नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जो कि वेरी कैरियोजेनिक है, मतलब कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो एस्परजिलस आपने यहाँ पे आई होप समझ आ गया होगा। लैब डायग्नोसिस पर आए तो लैब डायग्नोसिस में आपके पास क्या हो जाएगा, वही चीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लो। आपको कॉनिडिया रेडिएटिंग चेन्स में नज़र आएगा, सेप्टेट हाइफी वी शेप्ड आपको इसकी वॉल्स नज़र आएंगी, तो आप लैब डायग्नोसिस ऐसे कर सकते हैं। बाकी वही पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम एंटी फंगल्स देंगे। एंटी फंगल्स में भी बहुत सारे नाम है कि कौन कौन से देंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट ड्रग है वो है वोरिकेनाजोल, ठीक है, वोरिकोनाजोल। ड्रग्स हम बार बार बोल रही हूँ, याद नहीं करनी है आपने। पैथो के अंदर आपने पूरी पैथोलॉजी याद करनी होती है। ड्रग्स के लिए आपके पास एक अलग से सब्जेक्ट रखा हुआ है, फार्मा, ठीक है। तो ड्रग्स पे टाइम नहीं लगाना, बस हाँ थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। अब आ जाते हैं म्यूकर एंड राइजोपस पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ज़ूम करके भी दिखा देती हूँ। ये आपके पास ये रहा एस्परजिलस सेप्टेट है, मतलब वॉल्स डिवाइडेड है, और देखो आपको नज़र आ रहा है वी शेप्ड है। जबकि ये आपके पास राइट एंगल पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये इस तरीके की वी शेप बनी हुई है, और ये इस तरीके का राइट एंगल बना हुआ, 90 डिग्री का एंगल होता है ना, राइट एंगल। तो आपको यहाँ पे आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एस्परजिलस में और म्यूकर एंड राइजोपस में। एस्परजिलस और म्यूकर के अंदर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। तो देखो नज़र आ रहा है कि जो स्पोर्स हैं वो ऊपर चेन्स बनाई हुई हैं, मतलब कॉनिडियल चेन्स के अंदर है एस्परजिलस में। जबकि जो आपके पास म्यूकर या राइजोपस है, इसका स्पोरेंजियम के अंदर ही है, तो ये आपके पास आ सकता है। इसमें देखो ये आपके पास म्यूकर स्पीशीज़ है, कोई आपको वॉल नज़र नहीं आ रही, इसको मैं एक मिनट जूम करती हूँ, कोई वॉल नज़र नहीं आ रही। जबकि आप यहाँ पर आ जाएँ, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, वॉल्स नज़र आ रही हैं सेप्टेट, और वी शेप्ड भी नज़र आ रहा होगा आपको, वी शेप्ड, ठीक है, प्रॉपर एक वी शेप बनी हुई। तो ये क्या हो गया, एस्परजिलस हो गया, ठीक है। तो आपके पास एस्परजिलस यही है। बाकी आप म्यूकर एंड राइजोपस पे आएँ तो आपने यहाँ पे मैं बुक में ही चीज़ करवा रही हूँ। आपको पता है मोल्ड फॉर्म में होगी, लेकिन कैसे होगी ये, वही 90 डिग्री पर होगी, इस तरीके की होगी। ये क्या करवा देता है, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करवाता है, बर्न्स करवा देता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स वगैरह जो भी पेशेंट्स होते हैं ना, ये उनमें ज़्यादातर करवा रहा होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में ये आपके पास राइनोसेरेब्रल माइकोसिस करवा दे देगा, जिसमें क्या होगा, आपके पास मोल्ड के जो स्पोर्स होंगे वो साइनसिस में जर्मिनेट कर कर हाइफी बना देंगे, मतलब ब्लड वेजल्स के अंदर ये अपना काम शुरू कर देंगे, और सप्लाई जो होगी ना, ब्लड वेजल्स जो ब्रेन को सप्लाई करी होंगी वो उसकी डिफिशिएट हो जाएगी, ठीक है।
म्यूकर एंड राइजोपस में यही है। म्यूकर स्पीशी आपको देखो यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्रोटिक एरिया मतलब नेक्रोसिस करवा देती है ये, ठीक है। सो आई होप ये आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके आप लोग जो है असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं, बड़े आसान हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रिगार्डिंग एस्परजिलोसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। In the clinical laboratory, cultures of aspergillus incubated in 37 from East colonies नहीं, ये क्या बनाता है, ये आपके पास ये नहीं बनाता। तो ये आपके पास क्या फंगस बॉल बना रहा होता है। म्यूकर क्या बना होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करवा रहा होता है। तो इस तरीके से आप जब आप ये वाला चैप्टर कर लेंगे तो आपको खुद ही ईजिली सारा समझ आ जाएंगी ये वाले असेसमेंट वाले क्वेश्चंस भी। तो यहाँ पर हमारा माइकोलॉजी कंप्लीट हुआ। नाउ इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर्स। सो आई होप कि आप लोगों का माइकोलॉजी सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आपने, ईजिली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।